हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट गॉइटर। गॉइटर क्या होता है, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, क्या इसकी पैथोजेनेसिस हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। ये T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इस ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी होती है, दोनों ही कंडीशन एक डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम गॉइटर को देखें तो गॉइटर एक एनलार्जमेंट है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड का अपने नॉर्मल साइज से बड़े हो जाने को हम बोलते हैं गॉइटर, है ना। अगर हम इसको नेक में देखेंगे तो आपको एक स्वेलिंग के जैसा, लंप के जैसा देखने को मिलेगा, जो कि जब हम स्वेलो करते हैं तो वो जो लंप है वो ऊपर नीचे स्वेलोइंग के साथ में देखने को मिलता है ना। तो ये जो एनलार्जमेंट है ये दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी हाइपरट्रोफी एज वेल एज हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इसमें जो सेल का साइज है वो बढ़ जाएगा, ग्लैंड का साइज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होती है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि याद रखने लायक है, गॉइटर कैन अकर इन यूथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जो गॉइटर है दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये हाइपरथायराइडिज्म के केस में होता है, जबकि ऐसा नहीं है ना। हो सकता है थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो, उस कंडीशन में भी गॉइटर देखने को मिल सकता है। हो सकता है थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशंस हैं ये ब्लड में नॉर्मल से कम हो, या फिर हो सकता है कि T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा हो। एनी कंडीशन जिसमें कि गॉइटर देखा जा सकता है ना। अब अगर हम इसके कॉजेज पे बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इसका जो देखने को मिलता है दैट इज द आयोडीन डेफिशिएंसी, है ना। पहले के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हुआ करता था, क्योंकि जो हमारी डाइट है, जो सॉल्ट है, उसके अंदर आयोडीन नहीं प्रेजेंट होता था। लेकिन आजकल जो हम सॉल्ट खाते हैं उसके अंदर वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, यानी उसके अंदर आयोडीन की मात्रा प्रेजेंट होती है ना। तो आयोडीन डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि आयोडीन लेस देन 50 माइक्रोग्राम्स, इट इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर गॉइटर, है ना। आपको मालूम है वैसे भी जो आयोडीन है ये थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है दैट इज द ग्रेव्स डिजीज, जिसको कि हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, है ना। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को नहीं पहचान पाता और हमारे ही अगेंस्ट में ये लड़ने लगता है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज यहाँ पे बनने लगती हैं, और ये भी एक कारण है गॉइटर का। तीसरा है हशीमोटोस थायराइडाइटिस विच इज अगेन अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। दोनों ही कंडीशंस हैं इसमें जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। चौथा अगर हम कारण देखें तो थायराइड कैंसर भी एक कारण है इसका। देन थायराइड का इन्फ्लेमेशन जिसको हम थायरोडाइटिस बोलते हैं, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एज वेल एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो एक्यूट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, दैट इज बैक्टीरियल थायरोडाइटिस। सब एक्यूट के अंदर मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है, दैट इज वायरल थायरोडाइटिस। और क्रॉनिक के अंदर बेसिकली इट इज हशीमोटोस थायरोडाइटिस। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज गॉइट्रोजेंस। गॉइट्रोजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो डाइटरी सब्सटेंसेस विच इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना। हमारी थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग में वो इंटरफियर करते हैं और थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर तरीके से काम करने नहीं देते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम गॉइट्रोजेंस बोलते हैं, है ना। इसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कैबेज हो गया, है ना, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी हो गई, है ना, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, टर्निप हो गया, और भी ऐसे डाइटरी सब्सटेंसेस हैं जो कि गॉइट्रोजेंस कहलाते हैं। इसके अलावा थायराइड एडेनोमा हो सकता है या थायराइड के अंदर सिस्ट हो सकती है, ये कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी गॉइटर देखा जा सकता है ना। इसको हम फिजियोलॉजिकल गॉइटर बोलते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशंस होते हैं दे कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉज फॉर गॉइटर। और कुछ मेडिसिन होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, जिसमें कि एक मेडिसिन है लिथियम कार्बोनेट।
तो अगर हम गोइटर को क्लासिफाई करें तो गोइटर को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। गोइटर डिपेंडिंग अपॉन ग्लैंड एनलार्जमेंट, ग्लैंड कितनी एनलार्ज हुई है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकता है, या फिर थायराइड हार्मोन के लेवल के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर पैल्पेशन के माध्यम से भी हम गोइटर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो पहला हम देखते हैं ग्लैंड का एनलार्जमेंट, ग्लैंड कितनी एनलार्ज है। इस कैटेगरी में हम 2 तरीके से गोइटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है सिंपल डिफ्यूज या फिर कोलॉइड गोइटर, है ना, और दूसरा है नोड्यूलर गोइटर। अब दोनों में फर्क क्या है देख लेते हैं। तो जो पहला है दैट इज सिंपल डिफ्यूज गोइटर, या फिर जिसको हम कोलॉइड गोइटर बोलते हैं। देयर इज डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ द एंटायर ग्लैंड, यहाँ पे पूरी की पूरी ग्लैंड में एक जैसी स्वेलिंग देखने को मिलती है। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर बेनाइन होता है, ठीक है, कैंसरस नहीं होता, ये बेनाइन ट्यूमर होता है एक तरीके का, नॉन टॉक्सिक होता है। T3 और T4 का अगर हम लेवल देखेंगे तो इसमें नॉर्मल होता है या फिर ये कम भी हो सकता है। और अगर हम इसके कारण देखें तो आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर होता है, जिसको हम एंडेमिक गोइटर नाम से जानते हैं। ग्रेव्स डिजीज इसका कारण हो सकती है, या फिर इन्फ्लेमेशन के अंदर हशिमोटोस थायरोइडाइटिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉज, है ना। तो जो सिंपल डिफ्यूज गोइटर है इसमें पूरे ग्लैंड की स्वेलिंग होती है और मोस्टली ये बेनाइन गोइटर कहलाता है। दूसरा अगर हम देखेंगे नोड्यूलर गोइटर, तो यहाँ पे इरेगुलर एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ड्यू टू नोड्यूल फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर ग्लैंड के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए हम इसको नोड्यूलर गोइटर बोलते हैं। अब ये जो नोड्यूल है ये एक नोड्यूल भी हो सकता है, तो अगर एक होगा तो इसको हम यूनिनोड्यूलर गोइटर बोलते हैं, ठीक है, विच कैन बी सिस्ट हो सकती है, एडेनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है ना, या फिर बहुत सारे नोड्यूल्स भी ग्लैंड में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको हम मल्टी नोड्यूलर गोइटर कहलाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल नोड्यूल्स। तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है, नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। इसका भी जो कारण है दैट इज आयोडीन लैक, कुछ फिजियोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, एंड देन गोइट्रोजेंस भी इसका एक कारण है। अगर हम थायराइड हार्मोन लेवल के हिसाब से देखें तो गोइटर को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक गोइटर एंड टॉक्सिक गोइटर। नॉन टॉक्सिक गोइटर को अगर हम देखेंगे तो जो थायराइड हार्मोन का जो लेवल है ये नॉर्मल देखने को मिलेगा, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है इट इज इन यूथायरॉइड स्टेट, ठीक है, या फिर थायराइड हार्मोन्स हैं इनकी कमी होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म, है ना। तो ये जो नॉन टॉक्सिक गोइटर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट विद नो डिस्टर्बेंस इन द थायराइड फंक्शन, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज तो हो रही है यहाँ पर भी, लेकिन थायराइड का जो फंक्शन है वहां पे कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरा अगर हम देखें टॉक्सिक गोइटर, तो टॉक्सिक गोइटर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉइडिज्म, यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और यहाँ पर आप देखें एनलार्ज थायराइड ग्लैंड है विद टू मच थायराइड हार्मोन, यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स हैं इनका बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है। अब तीसरा अगर हम देखें पैल्पेशन के हिसाब से, तो पैल्पेशन के हिसाब से ग्रेड 0, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 किया गया है। जब भी हम पेशेंट को चेक करते हैं, ठीक है, नेक पे हम उसकी जो गोइटर है, जो स्वेलिंग है, उसको जब हम फील करते हैं तो ग्रेड 0 में वो पैल्पेट नहीं होती, ग्रेड 1 में वो पैल्पेबल है बट नॉट विजिबल व्हेन नेक इज हेल्ड इन नॉर्मल पोजिशन। नेक को आप नॉर्मल पोजिशन रखेंगे तो ग्लैंड तो पैल्पेबल है लेकिन वो उतनी विजिबली दिखने में नहीं आती है। ग्रेड 2 में हम देखेंगे तो पैल्पेबल भी है, विजिबल इन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द नेक, है ना, नेक की नॉर्मल पोजीशन पे भी हम ग्लैंड को फील कर सकते हैं। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस को देखें तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकलता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और अब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं थायराइड हार्मोन्स विच आर T3 एंड T4। अगर T3 और T4 का धीरे धीरे करके ब्लड में इनका लेवल बढ़ने लगता है, तो जब भी इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, और यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है हाइपोथैलेमस में जाती है, हाइपोथैलेमस इनहिबिट होता है तो TRH का सिक्रीशन कम होता है, इन्फॉर्मेशन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट होती है तो TSH का सिक्रीशन कम होता है, और फाइनली थायराइड ग्लैंड जो कि स्टिमुलेट हो रही थी अब ये स्टिमुलेट नहीं होती,
और T3 और T4 हार्मोन का लेवल इट रिटर्न्स बैक टू कम होकर इट रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो पैथोजेनेसिस देख रहे हैं ये सिंपल और नोडुलर गॉइटर दोनों की ही पैथोजेनेसिस को देख रहे हैं, है ना। तो मेन फैक्टर इसका, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, आयोडीन लैक है। तो आयोडीन लैक हो या गॉइट्रोजेंस हो या फिर और भी कोई फैक्टर हो, ठीक है, जो कि हमने कॉजेज में पढ़े हैं। देयर इज डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, T3 और T4 का प्रोडक्शन कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि गॉइट्रोजेंस भी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी में इंटरफियर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे T3 और T4 का प्रोडक्शन जब कम होगा तो इन्फॉर्मेशन किस में जाएगी, इन्फॉर्मेशन विल गो टू एंटीरियर पिट्यूटरी कि T3 और T4 कम बन रहा है, तो कॉम्पनसेट करने के लिए जो TSH का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन ये बढ़ जाएगा, है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये इंक्रीज होने लगेगा, इसका जो बढ़ने लगेगा, एंड इट विल रिजल्ट इन हाइपरप्लेजिया एंड इन्वोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल गॉइटर देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देखें ये एक नॉर्मल साइज है ग्लैंड का, लेकिन धीरे 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 करके ग्लैंड का पूरी की पूरी ग्लैंड धीरे धीरे करके साइज में ये बढ़ रही है ना। हाइपरप्लेजिया हो रहा है, इन्वोल्यूशन हो रहा है और ग्लैंड का जो साइज है ये बढ़ जा रहा है। अब अगर ये रिपीटेडली यही एक्टिविटी होती रही, रिपीटेड हाइपरप्लेजिया एंड इन्वोल्यूशन लंबे समय तक चलता रहा, तो धीरे धीरे इट रिजल्ट्स इन नोड्यूलर गॉइटर। जो ग्लैंड है इसके अंदर नोड्यूल्स बनने लगते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नोडुलर गॉइटर। अब अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें तो यूजुअली ये जो एसिम्टोमेटिक होती है, ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करती, है ना। बहुत ज़्यादा होगा तो एक थ्रोट के अंदर लंप देखने को मिलेगा, और ये जो लंप भी है ये ज़्यादातर पेशेंट खुद नहीं देख पाता। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बताएगा आपको कि आपके गले में कुछ उभार सा दिख रहा है, स्वेलिंग से दिख रही है, और अगर हम फर्दर उसको डायग्नोज करते हैं तो पता पड़ता है कि वो गॉइटर है ना। तो लंप थ्रोट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये लंप गुटकने के साथ में जब हम स्वेलो करते हैं तो उसके साथ में ऊपर नीचे होता है, ठीक है, अगर ग्लैंड का साइज सफिशिएंटली एनलार्ज्ड है तो। इसके अलावा डिज्निया देखने को मिलेगा, डिज्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि ये जो ग्लैंड है जब ये ट्रकिया को कंप्रेस करने लगती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अब यही अगर ईसोफेगस को कंप्रेस करेगी, नेक के अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, ट्रकिया भी है, ठीक है, ईसोफेगस भी है, फूड पाइप भी है, एयर पाइप भी है ना। तो जब ये ईसोफेगस को कंप्रेस करती है तो डिस्फेजिया होने लगता है, यानी कि स्वेलो करने में डिफिकल्टी होने लगती है। इसके साथ साथ होर्सनेस भी मिलेगी वॉइस में, और एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म एज द केस में बी, है ना। अब हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। तो जो सिम्टम्स हाइपो और हाइपर के हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म का हो गया, पैल्पिटेशन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, वेट लॉस हो गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो गई, तो बहुत सारी इन तमाम तरीके के जो सिम्टम्स हैं ये भी पेशेंट को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशंस देखें तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो है एग्जामिनेशन। जो पेशेंट है उसको एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करेंगे तो हम उसको विजुअली देखेंगे और साथ में हम ग्लैंड को पैल्पेट भी करेंगे, ठीक है। दूसरा ब्लड टेस्ट है, तो ब्लड टेस्ट के अंदर बेसिकली हम T3 का लेवल, T4 का लेवल, TSH के लेवल को चेक करते हैं। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये भी चेक करा जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यून इसके कॉजेज भी हैं, तो हम ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, एंटीबॉडीज को भी चेक करते हैं। USG नेक की सोनोग्राफी कराते हैं, ये देखने के लिए कि ग्लैंड है या नहीं, या फिर ग्लैंड है तो उसका साइज क्या है, ठीक है, मल्टी नोडुलर है, सिंगल नोडुलर है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं। देन थायराइड स्कैन, तो थायराइड स्कैन भी हम कई बार करवाते हैं ये देखने के लिए कि जो ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है, या कोई कैंसरस कंडीशन तो नहीं है ना। तो इसको रूल आउट करने के लिए हम थायराइड स्कैन भी करवाते हैं। एंड फाइनली FNAC, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, हम ग्लैंड के अंदर एक फाइन नीडल को पियर्स करते हैं, वहाँ से मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं सेल्स की, टू रूल आउट कैंसर, है ना, कैंसर है कि नहीं, या फिर जो भी जिस वजह से भी थायराइड ग्लैंड बढ़ रही है तो वो क्या है, कौन से सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम FNAC में डिटेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो एसिम्प्टोमेटिक केस में देयर इज नो
यूजुअली नो ट्रीटमेंट, है ना। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, पेशेंट की ग्लैंड को हम चेक करते रहते हैं कि वो बढ़ तो नहीं रही है ना। और अगर बढ़ रही है या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है तो फिर हम उसको फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है इट इज़ डन बाय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब सिम्टम्स अगर पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे फिर 3 प्रोटोकॉल्स हैं। पहला है एंटी थायराइड ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है इसको क्या करेंगी, कम करेंगी, है ना, एंटी थायराइड ड्रग्स। दूसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन भी बेसिकली जो ग्लैंड है इसके साइज को रिड्यूस करने का काम करता है और T3 और T4 हार्मोन के लेवल को ये डाउन करता है। तीसरा है सर्जरी। तो सर्जरी में हम सब टोटल थायराइडेक्टमी भी कर सकते हैं और टोटल थायराइडेक्टमी भी कर सकते हैं, है ना। सब टोटल का मतलब है हाफ रिमूवल ऑफ द ग्लैंड, अगर कोई नोड्यूल है तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। या फिर लेकिन पूरे ही ग्लैंड के अंदर अगर ऐसा दिख रहा है कि मल्टी नोडुलर है तो इन दैट केस हमको पूरी की पूरी ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। बट ऑफ कोर्स ये सर्जरी है तो सर्जरी के अपने इसके खुद के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।